Hello friends, welcome to MPPSC Adda. So we are here with our solutions of the prelims paper जो आज हुआ है 19 June session 1 morning session 10 to 12 in the noon, right? So total 100 questions are there, negative marking है नहीं, right? So let's see कैसे questions आए हैं, MPPSC ने कैसे questions पूछे हैं. Before that there is a division analysis, राइट कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट. सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर मैं आपसे बोलूं कि एमपीपीएससी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, एमपी. सो एमपी से ओवरऑल अगर मैं स्टैटिक पार्ट देखूं तो 30 क्वेश्चंस पूछे गए, राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस करंट एस्पेक्ट अगर मैं इंक्लूड कर लूं तो अराउंड 10 क्वेश्चंस भी मैं मान सकता हूं जो एमपी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड थे. तो अगेन हर साल की तरह जैसा हम बोलते हैं कि एमपी स्टैटिक एंड करंट मिला के 35 to 40 क्वेश्चंस आते ही आते हैं. एंड अगेन ये फैक्ट सही प्रूफ हो गया, ठीक है. तो एमपी स्ट्रांग होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली टू क्रॉस द कट ऑफ. जैसे इस तरह के क्वेश्चंस देखे गए हैं दाशपुर इंस्क्रिप्शन वाले, राइट, और रिलेटेड टू द हिस्ट्री, राइट. जैसे जैसे रूलर्स हैं, राइट, ट्राइबल रूलर्स हैं. तो ऑल दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी डेल्ट वेरी इजीली विद द क्लास नोट्स, लेक्चर्स, मटेरियल्स एंड टेस्ट सीरीज, राइट. तो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उनके आंसर्स क्या होने चाहिए. कुछ क्वेश्चंस मैं पहले ही बता दूं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके मल्टीपल आंसर, राइट, मल्टीपल आंसर्स हैं एंड ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं. सो इन दैट केस दो आंसर सही हो सकते हैं. तो वो भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे. स्पेशली पॉलिटी थोड़ी ट्रिकी आई थी, राइट. एंड अगर आपने थोड़ा भी डिटेल में नहीं पढ़ा है या ध्यान से नहीं पढ़ा है तो इट विल बी टफ फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस, राइट. तो देखते हैं. पहले डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको 40 बता दिया. अगर मैं आपको ज्योग्राफी की बात बताऊं तो जो डेटा मेरे पास है एनालिसिस किया हुआ, 13 क्वेश्चंस डायरेक्टली ज्योग्राफी से आ रहे हैं. हिस्ट्री से 9 क्वेश्चंस आ रहे हैं. पॉलिटी पॉलिटी से 11 क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट. एमपी मैं आपको बता चुका हूं, एमपी प्लस करंट अफेयर्स, चाहे वो विवेक सागर वाला क्वेश्चन हो, चिंकी यादव वाला क्वेश्चन हो, राइट. सो 40 क्वेश्चंस वहां से आ रहे हैं. साइंस टेक जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला क्वेश्चन आया ना, स्कर्वी वाला क्वेश्चन आया है, अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं. आईटी वाज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, अगेन यूनिट 9 10 क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं. तो लाइक दैट, और कमीशन, इकोनॉमी एंड ऑल दोज थिंग्स. इकोनॉमिक सर्वे से भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइट. तो दिस इज द डिवीजन, बट द मेजर चंक यू नो दैट ज्योग्राफी वाज वेरी वेरी डायरेक्ट, राइट. तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, साइंस वाज वेरी वेरी इजी. आईटी थोड़ा ट्रिकी है अगर किसी बच्चे ने डिटेल में नहीं पढ़ा. यू नो दैट यूनिट 9 इज कंप्लीटली इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, राइट. तो वहां पे बस क्या सिस्टम होता है, नेटवर्किंग ग्रिड्स कैसे होते हैं, एंड ट्रांसफर ऑफ डिजिटल डेटा कैसा होता है, ये सब का थोड़ा आइडिया अगर आपको है कि स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, या बी राउटर क्या है, ए राउटर क्या होता है, एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है. डिटेल में हम बाद में जाएंगे. पहला हमारा जो आज का पर्पज है इस वीडियो को बनाने का, वो ये है कि आप तक आंसर्स सही पहुंचाए जाए. तो लेट्स सी, पहला क्वेश्चन है, राइट. जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आपको मैच द फॉलोइंग करना है विद ट्रिब्यूटरीज एंड रिवर्स, ठीक है. ट्रिब्यूटरीज एंड रिवर्स. चलिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. आपको पता है कि बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी होगी, बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी होगी, राइट. यमुना. शिप्रा किसकी होगी, चंबल. वेनगंगा किसकी, गोदावरी. तवा, नर्मदा. तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. अगर एमपी की रिवर्स के बारे में आपने थोड़ा भी पढ़ा है so you will be easily able to answer these type of questions. तवा, नर्मदा, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में एक बात मैं आपको और बता दूं कि सारे ऑप्शंस मैच कराना जरूरी नहीं होता है. अगर आपको कोई दो ऑप्शंस भी आ गए तो you will be able to answer that. जैसे तवा है, तवा एंड नर्मदा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है तवा की, राइट. सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वेन गंगा आपको पता है कि साउथवर्ड फ्लोइंग रिवर है, गोदावरी से जाके मिलेगी. सी एंड डी आपने कर लिया. शिप्रा आपको पता है कहां जाने वाली है. अब दो तीन ऑप्शंस भी आपको पता है तो बहुत इजी आज हो जाता है ये वाला क्वेश्चन. ये मैं सेट
ए लेके चल रहा हूं। ओके अगर आप लोगों का सेट कुछ दूसरा है तो प्लीज मैच द क्वेश्चंस व्हिच वी आर डिस्कसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। पहली बात, एग्जाम को जब भी आपको सॉल्व करना है, पेपर देना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि नॉट पे आप ध्यान दें, इनकरेक्ट वर्ड पे ध्यान दें, मैक्सिमम पे ध्यान दें, मिनिमम पे ध्यान दें। राइट जैसे सेक्स रेशो का एक क्वेश्चन आया है, उसमें मैक्सिमम मिनिमम वाला टर्म यूज हुआ, मिनिमम का टर्म यूज हुआ, भिंड आंसर है, लेकिन कुछ बच्चे बालाघाट आंसर कर रहे हैं या कोई दूसरा ऑप्शन आंसर कर रहे हैं, चाहे वो मैक्सिमम पढ़ के कर रहे हो, तो मिसकंसेप्शन हो जाता है, एग्जाम का प्रेशर हाई होता है। इसलिए मैं हमेशा बच्चों से ये बोलता हूं कि नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट, ये सब टर्म्स पे हमेशा ध्यान देना है। अब इसमें देखिए पहला सेंटेंस बोल रहा है क्लाइमेट ऑफ एमपी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द मिडिल ऑफ द स्टेट, तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। अगर आप एमपी का मैप देखेंगे तो सेंटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 14 डिस्ट्रिक्ट से होकर क्रॉस कर रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है एंड उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। अगर आप एमपी का क्लाइमेट देखेंगे तो सब ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट आप उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो सीधी सी बात है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इंपैक्ट क्लाइमेट पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दिस इज 100% ट्रू। ग्वालियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ग्वालियर आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ग्वालियर डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जो कि ग्वालियर है, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, ये सारे डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर डिवीजन के ऊपर की तरफ आते हैं और ये आपके सेंट्रल हाईलैंड जोन में फिजिकली पड़ता है। ठीक है। मध्य प्रदेश रिसीव रेनफॉल फ्रॉम अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल, बिल्कुल सही बात है। अगर आप एमपी को कंसिडर कर रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से क्रॉस कर रही है, तो अरेबियन सी ब्रांच जो है साउथ वेस्ट मानसून की ऐसे हिट करेगी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहां से हिट करेगी। आपको पता है मैक्सिमम रेनफॉल एरिया साउथवर्ड और साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में पाया जाता है। अब इसमें एक बात और है कि एक तो मॉनसूनल सीजन होता है जब एमपी को रेनफॉल रिसीव होती है, ध्यान से सुनिएगा, जब मॉनसून सीजन में एमपी को रेनफॉल रिसीव होती है, उसके बाद एक होता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की टाइम पे भी थोड़ा सा रेनफॉल यहां से रिसीव होता है ईस्टर्न साइड से। आपको पता है कि विंड्स जो नॉर्थ ईस्ट से ऐसे आती हैं तो बे ऑफ बंगाल से थोड़ा बहुत साथ में मॉइस्चर कैरी करके आती हैं, तो ये वाला जो एरिया बे ऑफ बंगाल साइड से मैक्सिमम मॉइस्चर और रेनफॉल रिसीव करता है। इसलिए जो सी ऑप्शन है वो तो सही है, लेकिन अप्रोक्सीमेट 50% रेनफॉल ऑफ द स्टेट इज रिसीव्ड बाय साउथ वेस्ट मानसून। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट यानी बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी से आपको सेम रिसीव हो रहा है। ठीक है। सो ये बिल्कुल कहना गलत है, ये 50% नहीं, ये मोर देन डेट ऑल द मॉनसून्स, राइट। नॉर्थ ईस्ट से बहुत कम, साउथ वेस्ट मॉनसून से ही मैक्सिमम मॉनसून मोर देन 50% रिसीव होती है, तो ये डेटा गलत हो जाता है। ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए एमपी के क्वेश्चंस, एमपी के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, राइट। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोथ आर ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। पहले एक डायरेक्ट एंट्री करती है, एक घूम के एंट्री करती है, राइट। तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। अभी मैंने जस्ट आपको बताया 14 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है एंड यहाँ वेस्टवर्ड डिस्ट्रिक्ट इज रतलाम एंड ईस्टवर्ड डिस्ट्रिक्ट इज शहडोल। इसमें उज्जैन डिवीजन है, भोपाल डिवीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें विदिशा भी आता है, ऑल द 5 डिस्ट्रिक्ट्स। उज्जैन इज करेक्ट, विदिशा, भोपाल इज करेक्ट, इंदौर इज नॉट एट ऑल करेक्ट। सो इंदौर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगेन नॉट पासिस थ्रू इज द पॉइंट, नॉट पासिस थ्रू। ध्यान से पढ़िए, आप लोग अगले साल अगर एग्जाम देने वाले हैं या आपने इस साल दिया भी है, अगले साल फिर से अटेम्प्ट करेंगे, जब भी आपको नॉट दिखता है तो हाई अलर्ट पे चले जाइए। डोंट कंसीडर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एज अ वेरी इजी कि 100 फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, मैं तो 1 घंटे में 1 आवर में ये पेपर सॉल्व करके रहूंगा। तो कोई कंपटीशन नहीं है, आगे जाके आपसे ये कोई नहीं पूछने वाला कि 1 घंटे में किया, 1.5 घंटे में कि 2 में। अल्टीमेटली आपके क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सही होने चाहिए एंड आपका कट ऑफ क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम किस तरह की रॉक में मिलता है। अब कोल एंड पेट्रोलियम की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि ये सेडिमेंट्स
से बनता है बाय अप्लाइंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रेशर एंड टाइम। आपको पता है इसलिए हम इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में काउंट करते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी रिन्यू नहीं हो पाते। रिन्यू इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि ये सेडिमेंट्स बनते हैं, फिर बहुत टाइम पे प्रेशर और टेम्परेचर के कारण सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में रिसोर्स में कन्वर्ट होते हैं, राइट। तो देयर आर फॉसिल फ्यूल्स। तो सेडिमेंट्री रॉक इज द करेक्ट आंसर। इग्नियस डायरेक्ट लावा से आ रहा है, ग्रेनाइटिक रॉक्स बन रही है, मेटामॉर्फिक हाई टेम्परेचर प्रेशर से रॉक्स में ही मॉडिफिकेशन हो जाता है। लेकिन इसमें चाहिए मेरे को फॉसिल फ्यूल, याद रखिएगा, दीज आर फॉसिल फ्यूल्स, नॉन रिन्यूएबल। और फॉसिल्स फ्यूल बनने के लिए फॉसिल्स का डिपॉजिट यानी सेडिमेंट्स बनना बहुत जरूरी है, इसलिए इसका आंसर सेडिमेंट्री रॉक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल कहां नहीं मिलती है। देखिए बार बार एमपीपीएससी आपको नॉट वर्ड में बार बार ट्रैप करने के पीछे पड़ा हुआ है। नॉट वर्ड, राइट, अगेन द क्वेश्चन विद द टर्म नॉट, और इसमें आपको बताना है कि ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल की मीनिंग सीधी सी बात है, ब्लैक सॉइल वहीं पे होगा जहां पे डेक्कन लावा या डेक्कन ट्रैप या डेक्कन प्लेट्यू वर्ड यूज होता, डेक्कन का प्लेट्यू। अब आपको ये पता है कि अगर ये एमपी का मैप है तो मालवा रीजन, नर्मदा सोन वैली एंड नीचे का सतपुड़ा रीजन, दिस इज प्योरली ब्लैक, वैली इज डीप ब्लैक एंड दिस इज मालवा रीजन, राइट। अब यहाँ का जो एरिया है रेड येलो ब्लैक यानी मिक्स्ड सॉइल, तो सीधी सी बात है अगर मैं ऑप्शन देखूं तो मालवा ब्लैक, नर्मदा वैली डीप ब्लैक, सतपुड़ा ब्लैक, तो बचने वाला एरिया जो हमारे पास बचता है जो कि थर्ड डिवीजन है एमपी की फिजियोग्राफी का, जिसको हम ईस्टर्न प्लेट्यू भी बोलते हैं एमपी में, का नाम ये है बघेलखंड प्लेट्यू। नीचे का डायरेक्शन, नीचे का एरिया सतपुड़ा मैकाल रेंज, और ये पूरा जो है सेंट्रल हाईलैंड्स कहलाता है, जिसके 5 पार्ट हैं, प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना, देन मालवा एंड देन नर्मदा सोन वैली। ये सेंट्रल हाईलैंड्स हो जाते हैं, राइट। तो बघेलखंड इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर question. Very easy question if you have conceptual clarity and very good notes. याद रखिए जब तक आपके नोट्स अच्छे नहीं होंगे और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैं टेस्ट लगा लूंगा और समझूंगा नहीं और याद कर लूंगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो इस तरह के एमपीपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करूं, सबको पता है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राइट, यूपीएससी में भी कई बार पूछा जा चुका है, बहुत से स्टेट पीएससी में पूछा जा चुका है, यूपी पीएससी, यूपीएससी एंड ऑल। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड रामगंगा रिवर के पास से क्रॉस करती है इस टाइगर रिजर्व से, राइट। सो वेरी बेसिक क्वेश्चन अगेन, उत्तराखंड। मध्य प्रदेश, कहीं कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि किसी भी क्वेश्चन मध्य प्रदेश ऑप्शन होगा तो वही सही होगा, तो ऐसा नहीं हो, ठीक है। मध्य प्रदेश में इस नाम से कोई भी टाइगर रिजर्व। चलिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कब हुई थी, अगेन वेरी फैक्चुअल। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए जब भी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस की आप फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं तो कभी भी सिर्फ ईयर याद करने से काम नहीं चलेगा। स्कीम्स, एक हो गया इंस्टीट्यूशंस, एक हो गया इंस्टीट्यूशंस और दूसरा हो गया स्कीम्स, राइट। कब कौन सी स्कीम शुरू हुई है, मेजर स्कीम्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ ईयर से काम नहीं चलेगा, मंथ एंड कुछ मेजर चीजों में तो आपको डेट्स भी याद रखनी पड़ेगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ऑल दो आपको डेट दी गई है लेकिन अगर आपको ईयर भी याद है तो ऑल द ऑप्शंस आर ऑफ डिफरेंट ईयर, तो इजीली आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं 1948। हमें ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के ईयर कैसे याद होंगे, ये चैलेंज को रिजॉल्व करना है। और इसके लिए मैं आपसे एक ही ट्रिक बोलूंगा कि आप इंटरनेशनल इवेंट्स को, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें कैसे, इंटरनेशनल इवेंट्स को हमेशा नेशनल इवेंट से लिंक करिए, नेशनल इवेंट से लिंक करिए। मतलब अगर 1948 की मैं बात कर रहा हूं तो यूनाइटेड नेशंस कब बना, उस समय कौन सा ईयर था और उस समय इंडिया में क्या हो रहा था, ठीक है। अगर मैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं तो 1948 में इंडिया में क्या चल रहा था, क्या यहाँ पे कोई इंतरिम गवर्नमेंट थी या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। तो जब हमारे यहाँ कोई एक्टिविटी हो रही थी इंडिया में, उस समय वर्ल्ड में कौन कौन सी एक्टिविटीज चल रही थी, अगर इसकी आप 1 to 1 मैपिंग करेंगे तो आपको सीक्वेंस याद रखने में बहुत इजी जाएगा और इसकी हेल्प से आप ईयर याद बहुत इजीली रख सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल नेम ऑफ इसरो। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सभी के लिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, लोग यहाँ इनके डायरेक्टर्स भी याद रखते हैं एंड इसका फॉर्मेशन या कंसेप्शन कब हुआ था ये भी याद रखते हैं। ठीक है, सो इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, सबको 2 नंबर दिए गए हैं इसमें। तो आगे बढ़ते हैं, होपफुली ऐसे क्वेश्चंस किसी के गलत नहीं हुए। Which Indian state has recently radio tagged Indian pangolin on the occasion of World Pangolin Day? तो मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ये करंट अफेयर सेक्शन से आया है। अगर आप लोग MP 365 पढ़ते हैं, रेगुलर MP की करंट अफेयर्स जो MPPSC अड्डा मंथली रिलीज करता है, अगर ये सब फॉलो करते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाए, राइट? So we are the only ones releasing current affairs in English medium, तो प्लीज रिफर टू डेट। फॉस्फेट टेस्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें मिल्क इज द करेक्ट आंसर, बट इन सम ऑफ द लिंक्स वी फाइंड दैट इन टी एंड वाटर, अब वाटर कौन सा, ड्रिंकिंग वाटर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, समटाइम स्पा एंड स्विमिंग पूल्स में फॉस्फोरस की क्वांटिटी को कंट्रोल करना, लिमिट करने के लिए फॉस्फेट टेस्ट किया जाता है, नहीं तो स्विमिंग पूल्स में एल्गी का फॉर्मेशन होने लगता है, राइट? कहीं कहीं हमें ये भी रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि जो ग्रीन टी है, ग्रीन टी के फॉर्मेशन में, ग्रीन टी के का जो प्रोडक्शन होता है, राइट, जो पैकेजिंग होती है उसमें भी थोड़ा सा फॉस्फोरस कंटेंट पाया जाता है, तो उसमें फॉस्फोरस कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए भी फॉस्फेट टेस्ट किया जाता है। तो अभी वी आर गोइंग विद द मिल्क, राइट? कमीशन के आंसर का हम वेट करेंगे। सो मिल्क एंड सम स्टूडेंट्स हैव मार्क्ड ऑल ऑफ द अबव, सो वी विल सी दैट, राइट? मिल्क आपने करेक्ट अगर मार्क किया है तो भी कोई इशू नहीं है। सरगैसो सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, इधर यूरोप है, यहाँ पे अफ्रीका है। अगर बीच में अटलांटिक है तो यहाँ पे सबमरीन रिज है अटलांटिक ओशन, राइट, ऐसे एस शेप की। और यहाँ का जो ओशन है सरगैसो ओशन कहलाता है। अगर आपको थोड़ा आइडिया है ज्योग्राफी का, तो नॉर्थ अमेरिका के पास यहाँ पे फ्लोरिडा स्टेट है, युकातन चैनल है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, फ्लोरिडा स्टेट है, फ्लोरिडा मियामी जो जगह है उसके ईस्ट में आप देखेंगे जो बर्मुडा एंड ऑल दोस थिंग्स, वहां का जो एरिया है वो सरगैसो सी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज नॉर्थ अटलांटिक, जो कि अमेरिका एंड यूरोप एंड अफ्रीका के बीच का ओशन। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटरवेज हैज मोर इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस? ठीक है, हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूं, एनसीईआरटीज के बेस पे भी अलग अगर मैं बात करूं, तो मलक्का और सुएज ये दोनों बहुत ज्यादा न्यूज में आते हैं। लेकिन अगर मैं प्री इंडिपेंडेंस टाइम से बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे सुएज कैनाल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट, सुएज कैनाल की ब्लॉकिंग, उसकी हाईजैकिंग एंड बहुत सारे इश्यूज, प्लस जितना भी अफ्रीका के सराउंडिंग एरिया से जितना भी शिप्स आते थे फॉर द इकोनॉमिक पर्पस, वो जब से ये यूरोप से स्वेज कैनाल वाला रास्ता लिया गया है एंड थ्रू अरेबियन सी एंड टू इंडिया एंड फाइनली थ्रू मलाक्का स्ट्रेट, तो तब से स्वेज कैनाल की जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इसका मोस्ट एक्सेप्टेड आंसर ऑल्दो मलक्का एंड स्वेज है, बट स्वेज वी विल गो विथ इट। ओके, स्वेज कैनाल अगर आपने लगाया है तो वो सही है। अब इसमें पूछा है अगेन नॉट, आप लोग बार बार मैं आपको बोल रहा हूं आगे से सीरीज सॉल्व करें, पढ़ें, नॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अब क्वेश्चन आपको आने लगा है कि मैक्सिमम आंसर सही होंगे, गलत वाला ढूंढना, राइट? तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें एक वर्ड और यूज किया है, यंग फोल्डेड माउंटेन। आपको पता है कि ज्योग्राफी में एक फिनोमिना होता है प्लेट टेक्टोनिक्स का, और जब भी कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है तो फोल्डिंग ऑफ माउंटेन्स टेक्स प्लेस। पैसिफिक की रिम में अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में रॉकीज एंड साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में एंडीज एंड यूरोप मेडिटेरियन के ऊपर एल्प्स, और हमारे जब इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो बनता है हिमालय। सो दीज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड दिस सियरा नेवादा इट इज अ काइंड ऑफ ब्लॉक माउंटेन, इट इज नॉट अ यंग फोल्ड माउंटेन। तो इसका करेक्ट आंसर सियरा नेवादा होगा। Which of the two countries are divided by McMahon line? Very very factual question and basic question of general geography. ठीक है, so India and China is the correct answer, right?
तिब्बत भी ऑप्शन में होता तो भी आपको याद रखना था। ट्रक फार्मिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रक फार्मिंग इज एसोसिएटेड विथ, आंसर इज वेजिटेबल्स। इसका नाम ट्रक फार्मिंग क्यों पड़ा? हम वैसे क्लासेस में बहुत सिंपल सा फैक्ट है, कवर करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, क्योंकि ट्रक से बहुत ही क्विकली जो प्रोड्यूस होता है उसको मार्केट तक पहुंचाया जाता है। इसलिए ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिसेस को, ऐसा नहीं है कि इसमें ट्रक में फार्मिंग होती है, ऐसा नहीं है, इसमें फार्मिंग के बाद ट्रक से इंस्टेंटली मार्केट पहुंचाई जाते हैं प्रोडक्ट्स को, सो दैट वो खराब ना हो और कंज्यूमर्स के पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो इस तरह की ट्रक फार्मिंग जो है वो वेजिटेबल्स के लिए स्पेशली यूज की जाती है, जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, राइट? तो वेजिटेबल्स के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है 2023 एज, लगभग एक साल से ये फैक्ट न्यूज में कंटिन्यूसली बना हुआ है, डेट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। याद रखिएगा, जब भी मिलेट्स आए, ऑयल सीड्स आए, पल्सेस, ये टर्म वर्ड आते हैं, तो एमपीपीएससी इज हाईली हाईली प्रोन टू आस्क दी क्वेश्चन। ठीक है, बहुत लवेबल फैक्ट हो जाता है एमपीपीएससी में आने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि एमपी में पल्सेस, सोयाबीन, मिलेट्स, ऑयल सीड्स, इनका प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा हो रहा है, राइट? एंड इट इज नोन फॉर दैट। तो इंटरनेशनल ईयर अगर उससे रिलेटेड हो तो आपको हमेशा इस बात को दिमाग में रखना है। नेक्स्ट है, ऑन विच डेट विमुक्त जाति यानी डी नोटिफाइड ट्राइब डे सेलिब्रेटेड इन मध्य प्रदेश। अगेन अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। हिस्ट्री के पहली यूनिट में भी आप ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं, नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उनके डी नोटिफाइड ट्राइब डे भी आपको पता होना चाहिए, जो कि 31 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको जनजातीय गौरव दिवस से कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पे वो चीज सेलिब्रेट की गई थी, और बहुत ज्यादा वो न्यूज पे था जब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम किया गया था हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ठीक है। देन श्री राम सहाय पांडे, वेरी वेरी प्रोमिनेंट फैक्ट इन एमपी रेफरेंस, पद्मश्री 2022 का नाम कंटिन्यूसली न्यूज में बना हुआ था राई डांस के लिए, ये बहुत ज्यादा चर्चा में बने हुए थे। ठीक है, तो याद रखना था आपको। कंटिन्यूसली दो क्वेश्चन दिए गए थे, दोनों पद्मश्री हैं। दुर्गाबाई व्याम, अगेन गोंड ट्रेडिशन, चैनल्स में, टेलीग्राम चैनल्स तक में हमने इनकी पिक्चर्स डाल रखी थी कि अगर कोई टेलीग्राम में कभी ब्राउज भी कर लेगा तो ये फैक्ट उसको याद हो जाता कि गोंड ट्रेडिशन, गोंड पेंटिंग करती हैं दुर्गाबाई व्याम। और पिछली बार जो क्वेश्चन आया था भूरी बाई, आप हमेशा ट्रेंड याद रखिएगा, एमपीपीएससी के पिछले साल के पेपर्स को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। पिछले साल उन्होंने फिर पद्मश्री पूछा था भूरी बाई, और वो किस तरह की पेंटिंग करती हैं, पिथौड़ा पेंटिंग, झाबुआ से बिलोंग करती हैं, और वो पेमा फात्या जो हैं उन्हीं के ट्रेडिशंस को आगे बढ़ा रही हैं। कुछ पेंटिंग्स वॉल पे हैं, कुछ कैनवास में लेके आए हैं उन्होंने, तो ये सब उनके कंट्रीब्यूशन। तो जितने भी ट्राइबल पर्सनालिटीज हैं और जितने भी ट्राइबल आर्टिस्ट हैं, ट्राइबल पास्ट में लीडर्स रह चुके हैं, या फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड जितने ट्राइबल्स एसोसिएटेड है, वो आपके लिए एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे ये जो पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, इससे आपको एक फोकस एरिया समझ में आता है, इससे आपको एक फोकस एरिया समझ में आता है कि हमें एग्जैक्टली फोकस कहाँ करना है अपने सिलेबस में, राइट? यूनिट 1 to 10 इज वेरी वेरी वास्ट, बट यू शुड नो कि विच एरिया वी नीड टू फोकस। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो आ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट और उनका टेंटेटिव प्रोडक्ट के बारे में बताइए। अब देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, राइट? 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सबका एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करके और डिस्ट्रिक्ट वाइज असाइन किया है। इसके बाद आपने सुना होगा एक टर्म जीआई टैग। जीआई टैग किसको किसको मिला, कब मिला? चंदेरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी, बाग प्रिंट, टॉयज, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कड़कनाथ चिकन। तो इन सारी चीजों की लिस्ट, एक है जीआई टैग लिस्ट, एक है ओडीओपी लिस्ट, और एक है टेंटेटिव लिस्ट, राइट? कुछ एडिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट से, जो जिनको टेंटेटिव और एडिशनल प्रोडक्ट नाम से भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोडो कुटकी न्यूज में बहुत ज्यादा बना हुआ। कोडो कुटकी ईस्टर्न रीजन, बैगाज का रीजन है कोडो कुटकी वाला। अगर मैं बात करूं तो बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, यानी अनूपपुर शहडोल, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे कोडो कुटकी का बहुत ज्यादा मेंशन होता है, राइट? तो बालाघाट से आपने इसको मैच कर दिया, सो 1 से डी मैच हो गया, राइट? उसके बाद सी बी ए, 2 का सी, बैतूल से टीकवुड आता है। खरगोन की चिली तो इतनी ज्यादा फेमस है, सबको पता है,
तो खरगोन से चिली। तो अगर आपने ये भी मेंशन कर लिया, मैं अगेन बोल रहा हूँ मैच द फॉलोइंग में अगर आपको दो ही चीजें भी पता है तो आप क्वेश्चन कर लोगे। नरसिंहपुर का तुअर एंड जैगरी आ रहा है, डी का 4 का ए। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चंस आप सोचोगे कि आप एक दिन बुक पढ़ लोगे आपको याद हो जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है फ्रैंकली स्पीक। ऐसी कोई होप नहीं दे रहा हूं कि किसी बुक में टेबल बनी होगी और आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ेंगे और हो जाएगा। ये वो चीजें हैं तो कहीं ना कहीं आपको कंटिन्यूसली जुड़े रहने से, सिलेबस से जुड़े रहने से, प्लस एमपी की न्यूज, हिंदी मीडियम में न्यूज़पेपर आता है, हिंदी में न्यूज़पेपर आता है तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जनरली रिपेल करते, ठीक है कि नहीं पढ़ना, लास्ट मोमेंट में हम पढ़ेंगे। इसी को रिजॉल्व करने के लिए एमपीपीएससी अड्डा की मैगजीन्स आती हैं, हम लोग न्यूज को ट्रांसलेट भी करते हैं, तो प्लीज रिफर टू दैट। ओके ये सब आप जब पूरे साल चीजों को थोड़ा थोड़ा रिफर करेंगे तब माइंड में सैचुरेट होगा, पेनिट्रेशन होगा इन फैक्ट्स का, राइट। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन। मिनिमम सेक्स रेशो, बहुत से बच्चों से आज बात हुई, उन्होंने इस चीज को मैक्सिमम सेक्स रेशो समझ लिया और दूसरे आंसर्स मार्क कर दिए, राइट। बट भिंड इज विथ मिनिमम सेक्स रेशो, इट इज अ वेरी प्रोमिनेंट फैक्ट एंड इट कैन बी आंसर्ड वेरी इजीली। मध्य प्रदेश हैज बीन डिवाइडेड इनटू एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। ये तो आपने अगर कोई भी बुक पढ़ी है तो आपको पता होगा कि 11 क्लाइमेटिक जोन्स। जो बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मेंस हो चाहे पीटी हो, व्हाटएवर, मेंस में डायरेक्टली आता है एक 11 मार्कर में कि एमपी के सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का डिस्क्रिप्शन करें, उस जोन के डिस्ट्रिक्ट्स क्या क्या हैं, वहां की जो आप क्रॉप्स हैं जिसके बेसिस पे आप क्लाइमेटिक को आप डिवाइड कर रहे हैं वो बताइए, एंड ऑल दोज थिंग्स, उनकी कंडीशन, राइट। So next question है कि in which year Bharat Heavy Electricals Limited has received the status of Maharatna Company, महारत्ना कंपनी, राइट। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या है, 2013। महारत्ना मिनी रत्ना की लिस्ट और उनके असाइंड ईयर्स ये आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए, विच इज अगेन वेरी वेरी बेसिक फैक्ट फ्रॉम द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जो कि आपकी यूनिट 6 का पार्ट है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ है, अमरकंटक, वही इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, अमरकंटक, याद रखिएगा। ट्राइबल से रिलेटेड नर्मदा का स्टार्टिंग पॉइंट, कपिल धारा, दूध धारा, कबीर चबूतरा, सोनमुड़ा, अमरकंटक, मैकाल रेंज, अनूपपुर, इतने फैक्ट्स अमरकंटक फ्लैश होते ही आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, या फिर ट्राइबल यूनिवर्सिटी या अमरकंटक कुछ भी आपको दिख जाए तो। अमरकंटक इज एन अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट बना शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट से, और उमरिया डिस्ट्रिक्ट भी बना शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट से, एंड इट इज फिजिकली पार्ट ऑफ मैकाल रेंज और मैकाल प्लेट्यू। सो अमरकंटक प्लेट्यू, अचानक मार, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, सारे फैक्ट्स कलेक्टेड हैं और आपके माइंड में एक साथ आने चाहिए। देन कॉपर प्रोजेक्ट ऑफ हिंदुस्तान कॉपर, सीधी सी बात है कहाँ होगा, मलाज खंड। No need to discuss further. Very, very basic question. Important concepts introduced in IT Act 2000, right? Electronic record, digital signature, certifying authority, all of the above is the correct answer. IT Act के बारे में आपको यूनिट 9 में पढ़ना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा डिबेटेबल है, राइट, मल्टीपल आंसर्स इसमें निकल के आ रहे हैं, बट जैसा कि मैं समझता हूं ऑक्शंस एंड डायनामिक प्राइसिंग ऑफ मार्केट्स आर एग्जांपल ऑफ। ऑक्शंस किस चीज के हों, स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग, राइट। कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट के पास जो चीजें होंगी उन चीजों का ऑक्शन किया जाएगा। अब ये इसका आंसर G2B भी हो सकता है, G2C भी हो सकता है, लेकिन C2C, C2B, B2B तो नहीं हो सकता, इसीलिए नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। डायनामिक प्राइसिंग का मतलब क्या है, जैसे आप रेलवे टिकट्स में आप बुकिंग करते हैं और जितनी डिमांड बढ़ते जाती है, जितनी कम सीट्स बचती हैं, उतनी ज्यादा प्राइसिंग चीज होती जाती है। तो B2C, C2B, B2B में वो चीजें देखने को आपको नहीं मिलती, राइट। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज जा रहा है। लेट्स सी बाद में आंसर की में हमें क्या आंसर देखने को मिलते हैं, कमीशन क्या बोलता है। आगे बढ़ते हैं। A dash is used to transfer data packets between two computer networks। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चों ने स्विच आंसर किया है, बहुत सारे ने राउटर आंसर किया है। एक बात मैं बता दूं कि आपका जो डिजिटल डेटा होता है, जो आपके कंप्यूटर में सेव होता है, वो डिजिटल डेटा जब आप इंटरनेट से कहीं भेजने की कोशिश करते हैं, उसको सेंड करते हैं, चाहे वो मेल हो, चाहे कोई फाइल हो, चाहे वीडियो हो, एनीथिंग, वो पहले डिजिटल डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट होता है।
थोड़ा सा मैं आपको आईसीटी के अंदर जाके चीजें बता रहा हूँ कि नेटवर्किंग एंड डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है। पैकेट्स में जब आप एक डेटा को, जैसे आपने घर पे है, आपको किसी को बुक्स कोरियर भेजनी है, तो आप उसको पहले पैकेट्स में पैकिंग करोगे, राइट, एंड देन ओनली यू विल सेंड इट। क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि विच इज यूज टू ट्रांसफर डेटा पैकेट्स बिटवीन टू कंप्यूटर नेटवर्क। ये इस तरह से हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह कोरियर पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, यानी आपका जो पैकेट है उसे ट्रांसफर करने का काम कौन कर रहा है। वो ये नहीं पूछ रहा है कि पैकेट बनाता कौन है। अगर ये होता कि डेटा पैकेट्स का क्रिएशन कौन करता है, तो आंसर स्विच होता, राइट। स्विचिंग जो है, पैकेट स्विचिंग का पर्पस होता है डेटा पैकेट्स का क्रिएशन करना, जो आप घर में कर लेते हो जनरली। आप किसी को कोरियर करना चाहते हो या एनवेलप पोस्ट करना चाहते हो, तो जो पैकेजिंग है, एनवेलप में डालना, टेप लगाना, एड्रेस लिखना एंड ऑल डेटा, इस तरह से आप समझ सकते हैं डेटा को। वो पैकेजिंग का काम स्विच का है। राउटर का काम है ट्रांसफर डेटा बिटवीन टू कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो जहां तक मेरी समझ है, मेरा नॉलेज है, मेरे को इसका आंसर राउटर करेक्ट लगता है, राइट। एंड स्विच इज यूज टू ट्रांसफर की जगह आप क्रिएट अगर वर्ड डाल देते डेटा पैकेट्स, तो इसका आंसर स्विच हो जाता। ठीक है, तो राउटर जिन्होंने आंसर लगाया है वो इसको करेक्ट एज्यूम कर सकते हैं। Then a database that contains the names and address of various hosts on internet. सीधी सी बात है, डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस सर्वर। हम लोग बात करते हैं डीएनएस। जैसे आप में से अगर किसी ने वेबसाइट क्रिएट की हो, आप लोग हो सकता है आईटी बैकग्राउंड से हो, नहीं भी हो, तो आपको पता है कि जैसे गो डैडी नाम की वेबसाइट्स आप लोगों ने कभी यूट्यूब में ऐड में देखी होगी, या होस्ट गेटर नाम की कुछ वेबसाइट्स देखी होंगी। आजकल होस्टिंगर भी बहुत चल रहा है, राइट। सो गो डैडी ये क्या करते हैं, आपको एक डोमेन नेम देते हैं। जिस तरह से आपका एक घर होता है, तो आपका घर एक किसी लैंड पे होता है, तो पहले आप जमीन खरीदते हैं, नहीं तो आप फ्लैट में रहेंगे, वॉट एवर। तो यू हैव अ एरिया, सो दिस एरिया इज बेसिकली द स्पेस इन देयर सर्वर। और जैसे हमारे लैंड है अर्थ में, वैसे ही कंपनी के सर्वर में आप एक जगह लेते हो, प्लस उस जगह का नाम, जैसे आपके घर का कोई एड्रेस या नाम होता है, वैसे ही आपकी वेबसाइट्स का भी नाम या जगह होती है, सेम चीज। तो ये सारी चीजें अगर आप किसी एक प्रोवाइडर से यानी होस्ट से लेते हो, तो आपको अपना यूजर नेम एक डोमेन नेम सिस्टम के साथ रजिस्टर करना पड़ता है, और उन्हीं के सिस्टम पे उसको रूट करके या सिग्निफाई करके या पॉइंट करके उस वेबसाइट को चलाना। बहुत डीप में अगर आपको जानकारी नहीं भी है, कोई बात नहीं, बेसिक सी चीज है, डीएनएस हमेशा याद रखिएगा। आज के बाद डोमेन नेम, फाइल सिस्टम की बात कर नहीं सकते, डोमेन नेम सर्विस नाम की कोई चीज हो नहीं रही है। ओनली डोमेन नेम की सर्विस की हम बात करेंगे, तो होस्टिंग फिर हम नहीं वर्ड यूज करेंगे। होस्टिंग, अगर आप किसी एक साइट से डोमेन नेम खरीदें और वेबसाइट होस्ट किसी और के कहा करें, तो भी आपको, अगर जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूं, गो डैडी से अगर आप सपोज होस्ट गेटर पे चले गए, यहाँ वेबसाइट होस्ट की है, यहाँ से डोमेन नेम खरीदा, तो आपको यहाँ से अपने डोमेन नेम को पॉइंट करना पड़ेगा इनके सर्वर पे, जो कि एक डीएनएस आईडी होती है, राइट। सो डोमेन नेम सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू सी द टर्म होस्ट। अगर सिर्फ डोमेन नेम की बात करता, तो मैं इसका आंसर डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइडर पे मार्क कर देता। ठीक है, नेक्स्ट, कंज्यूमर्स फिक्स प्राइस ऑन देयर ओन, विच बिजनेस एक्सेप्ट और डिक्लाइन कम्स अंडर दिस मॉडल। इसमें सीधी सी बात है, बिजनेसेस एक्सेप्ट करें या डिक्लाइन, कंज्यूमर फिक्स द प्राइस। मतलब यहाँ पे सेलर कौन है? सेलर इज द कंज्यूमर। जैसे मैं सीधी सी बात करूं, अगर मुझे कोई चीज सेल करनी है, मैंने OLX पे डाल दी, या मुझे हो सकता है किसी शॉप वाले को ही सेल करना है कोई अपना प्रोडक्ट, या एक्सचेंज करना है अपना प्रोडक्ट, राइट। अगर उसकी प्राइस मैं डिसाइड करूंगा, तो ये कंज्यूमर टू बिजनेस, बिजनेस वर्ड आ गया, तो C2B का आंसर इसमें हो जाएगा। C2C का बहुत बड़ा एग्जाम्पल OLX है, जो हम क्लासेस में कवर करते हैं इस चीज को, जिसमें आप अपना प्रोडक्ट किसी और कंज्यूमर को सेल करते हो इन मिनिमम प्राइस 50% प्राइस कंसिडरिंग द डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव बैगा डेवलपमेंट एजेंसी। देखिए क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन कितना इवन है, IT ज्योग्राफी, देन अगेन ट्राइब्स, देन MP ज्योग्राफी, अगेन एग्रो क्लाइमेटिक डिवीजन। तो मैं वापस से ट्राइब्स पे आता हूं। मैंने MP का मैप आपको बना के दिखाया था कि जो साउथ ईस्टर्न एरिया है, ये बैगा ट्राइब्स का होमलैंड है, यानी यहाँ पे बालाघाट आ गया, यहाँ पे मंडला आ गया,
देन डिंडोरी आ गया, थोड़ा सा अनूपपुर शहडोल तक भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो मेन हब जो है बैगा एंड बालाघाट एंड मंडला डिस्ट्रिक्ट है बैगा का। अब इसमें मैं अगर आंसर देखूं ऑप्शंस में तो क्या दिख रहा है आपको? मंडला, शहडोल, बालाघाट, ये तो साउथ ईस्ट और ईस्टर्न पार्ट हो गया। बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, शहडोल और अनूपपुर, राइट। तो ये वाला एरिया बैगास का मेन होमलैंड है। अगर चौथा ऑप्शन आप रायसेन देखेंगे तो डेफिनेटली ये ऑड वन आउट है और इसमें आपको बिना सोचे सीधे आंसर लगा देना है रायसेन। ठीक है, so in these type of questions when the question asked is a relatively deeper, then options you will find relatively simpler। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है एग्जाम में आपको, ये बहुत ज्यादा याद रखना, घबराना नहीं है। अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन देख लिया कि अरे बैगा डेवलपमेंट एजेंसी तो मुझे पता ही, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, बैगा कहाँ मिलते हैं? बालाघाट में, शहडोल में, मंडला में, तो ये आंसर आपका कट हो जाए। ठीक है, इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड तब हो सकता है जब आप स्ट्रेस ना लें, प्रेशर ना लें एग्जाम के टाइम पे। नॉट अगेन फेमस पेंटर ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये तीनों फेमस पेंटर्स हैं, इनमें से अमृतलाल बेगड़ जो है राइटर भी हैं, नाना साहब पंसे जो है पखावज इंस्ट्रूमेंट, ढोल जैसा होता है, पखावज इंस्ट्रूमेंट, राइट, इससे रिलेटेड है, यानी म्यूजिक से रिलेटेड है, तो इनका पेंटिंग कोई कनेक्शन नहीं है। बाकी तीनों पेंटिंग से रिलेटेड है और अमृतलाल वेगड़ जो है वो राइटर भी हैं, पेंटर भी हैं, राइट। तो इसका जो आंसर होगा वो नाना साहेब पंसे आप करेक्ट कर सकते। मनधाता, इससे बेसिक फैक्ट शायद ही एमपीपीएससी पूछ सकता है कि एंशिएंट नेम ऑफ विच पिलग्रिमेज सेंटर? ओमकारेश्वर, उसके अलावा कोई आंसर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ओमकारेश्वर जब ऐसे नर्मदा रिवर फ्लो करती है तो ओमकारेश्वर के पास यहाँ पे एक रिवराइन आइलैंड बनाती है, जिस आइलैंड का ही नाम मनधाता आइलैंड है, जो कि एक ओम शेप का आइलैंड है और इसके दोनों साइड से नर्मदा रिवर ओमकारेश्वर पे फ्लो करती है। मेन लैंड पे ममलेश्वर है और आइलैंड पे ओमकारेश्वर है और इस दोनों कॉम्प्लेक्स को ज्योतिर्लिंग कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, ओमकारेश्वर ममलेश्वर कॉम्प्लेक्स। तो मांधाता जो है वो एक रिवराइन आइलैंड है और यही मांधाता एंशिएंट नेम है किस पिलग्रिमेज सेंटर का? ओमकारेश्वर, खंडवा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा कहानी की तरह चीजों को याद रखेंगे तो क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी लगेंगे। तुर्रा कलंगी कहाँ का फोक ड्रामा? निमाड़ रीजन का, विदाउट एनी डाउट, राइट। ट्राइब्स और उनके फोक डांसेस एंड रीजनल फोक डांसेस आपको पता होने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्क्रिप्शन नोन एज द फर्स्ट एडवर्टीजमेंट ऑफ द वर्ल्ड, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दाशपुर इंस्क्रिप्शन जो है मंदसौर वाला, इस इंस्क्रिप्शन पे बहुत इंपॉर्टेंट था कि जितने भी ट्रेडर्स आते थे, जितने भी ट्रेडर, वैसे बाकी कहाँ कहाँ पे हैं? रीवा पे, एरंड सागर पे एंड सोहगारा जो है गोरखपुर के पास है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कहने का मतलब यह है कि दिस इंस्क्रिप्शन इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, पहली बात। और अगर मैं पुरानी बात करूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके बाद जो ट्रेडिंग चल रही थी वेस्टर्न साइड से, मेनली जो श्रेणीज थे और जो मर्चेंट क्लास था, दाशपुर इंस्क्रिप्शन पे वो आके अपने प्रोडक्ट्स और अपने टोटल इकोनॉमी और मर्चेंट स्टाइलिंग पे इंस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देते थे, वहां अपने बोर्ड लगा के चले जाते थे एंड वहां पे नए नए इंस्क्रिप्शन में हमको पता चलता है कि अलग अलग कंट्रीज या अलग अलग रीजन की इकोनॉमी कैसे वर्क करती। तो जो आता था यहाँ पे एज ए ट्रेडर वहां पे उसको पेस्ट करके चला जाता था। तो दशपुर इंस्क्रिप्शन का नाम बार बार इसलिए लिया जाता है क्योंकि वहां पे मल्टीपल मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट्स या इंफॉर्मेशन सेंटर्स हमको रिसीव होते हैं। ठीक है, सो दशपुर इंस्क्रिप्शन इसका करेक्ट आंसर है। मंदसौर, सोहगरा आपका जो गोरखपुर, सूपिया, रीवा साइड एंड इंदौर सागर साइड आपको देखने को। फेडरल सिस्टम प्रपोज्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑल इंडिया फेडरेशन इज द करेक्ट टर्म। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अगर आपने डिटेल में देखा है, यूनिट 6 पॉलिटी, डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में मेंशन किया गया है, तो ये वाली बात आपको वहां से डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेनी है और विदाउट एनी डाउट आंसर क्या करना है। इसमें कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो मैं उनसे बोलूंगा कि एक बार डिटेल में इस एक्ट को देख लें, इसका बेयर एक्ट देख लें, डोंट गो ऑन एनी साइट और एनी बुक, just go to the Bayer Act because this act is very very important for Indian Independence Act, right?
और 3 जून प्लान और उसके बाद जितनी भी चीजें हमारे यहाँ अडॉप्ट की। तो इस एक्ट को बेयर एक्ट की तरह पढ़ो और उसकी एक एक प्रोविजंस को वर्ड बाय वर्ड पढ़ के समझने की कोशिश करो कि यहां से इंडिया ने क्या क्या चीजें आगे जाके इंपोर्ट की और अडॉप्ट की। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच मीटिंग, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन विच मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया डिड जवाहरलाल नेहरू लेड डाउन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब ये क्वेश्चन जिसने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिटेल में पढ़ा है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि पॉलिटी, बार बार बोल रहा हूं कि पॉलिटी में अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड आगे के जो भी 1935 राइट और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, जितने भी एक्ट्स दिए हुए हैं, एक्ट्स की डिटेलिंग, इंडिया अपनी इंतरिम गवर्नमेंट की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पूरी इंफॉर्मेशन आपको बिफोर स्टार्टिंग द प्रीएम्बल और बिफोर स्टार्टिंग द आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत है। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहाँ से अडॉप्ट किया गया, कहाँ से इंपोर्ट किया गया, कहाँ से वो इंस्पायर है, इंपॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू नेशनल सिंबल्स और कब नेशनल फ्लैग, कब नेशनल एंथम अडॉप्ट की गई। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको ऑर्गेनाइज करके चलना है। एंड ये जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें तो आपको मास्टरी थोड़ी करनी पड़ेगी, स्पेशली फैक्चुअल पार्ट से। ठीक है, डिबेट्स के अंदर बहुत ज्यादा नहीं जाना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में क्या हुआ, आपका कंसर्न ये है कि कौन सी कमिटीज थी, किन कमिटीज को किसने हेड किया, कितने राउंड्स, कितनी मीटिंग्स हुई, कितने बार कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग हुई और कब कब हुई, स्टार्ट कैसे, कब से सेशन हुआ, कितने साल चला, कितने दिन चला, ये सारे फैक्ट्स जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका थर्ड है, थर्ड मीटिंग में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने ले डाउन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 108, अगेन मैं बोलूंगा important article 108, intention of the president is the cause, intention of the president is the cause. So which of the following is required under article 108 of the constitution to summon a joint sitting of the two houses of parliament? अगर आप पीएम बख्शी या कोई भी ऐसी बेयर एक्ट अपने पास रखे हैं तो उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं इस वर्ड को कि अगर इंटेंशन नहीं होगा तो समन नहीं करेगा और इंटेंशन होगा तो समन करेगा। राइट, सो आर्टिकल 108 के अंदर इंटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज द क्लियर वर्ड मेंशन। राइट, अगर आप कोई भी बुक रिफर करते हैं, चाहे आप लक्ष्मीकांत करें, बट कीप पीएम बख्शी विथ यू और एनी अदर बेयर एक्ट बुक विथ यू so that you can pick the specific words coming in your examination. ओके और उसके बाद उससे बेस्ड क्वेश्चन भी आपको करना है। अभी एक क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड भी आया है और अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है इंडियन पार्लियामेंट का। ठीक है, यूनियन लेजिस्लेचर की पढ़ाई शुरू करते ही आपको आता है कि इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, +2 मार्क्स फॉर एवरीवन। अनटचेबिलिटी, राइट टू इक्वालिटी की जब मैं बात करूंगा आर्टिकल 17 के अंदर अनटचेबिलिटी आ जाएगा। वेरी अगेन इजी ऑप्शन, हर कोई इस चीज को पढ़ता है। नेक्स्ट अटल प्रगति पथ, देखिए करंट अफेयर्स से है। राइट, अटल प्रगति पथ कहां से कहां रिलेटेड है, राजस्थान से चंबल डिवीजन होते हुए ग्वालियर का डिवीजन टच करते हुए इसके डेवलपमेंट के लिए चंबल के साइड बाय साइड एंटर करेगा चंबल एक्सप्रेसवे, जिसको रीनेम किया गया अटल प्रगति पथ के नाम। ठीक है, तो ग्वालियर चंबल रीजन, राइट, ग्वालियर चंबल रीजन। अब चंबल रीजन बोलता हूं तो चंबल डिवीजन समझना, एमपी का चंबल डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो ऊपर के 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड, और उसके जस्ट नीचे ग्वालियर भी आता है, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पे दतिया आता है, नीचे शिवपुरी आता है एंड फिर यहाँ पे गुना एंड अशोकनगर। तो जब भी चंबल रीजन की बात होगी तो ग्वालियर और चंबल को हमेशा आप इंक्लूड करेंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर। मंडला जबलपुर हो नहीं सकता, ईस्ट साइड में। धार झाबुआ इज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ एमपी, वेस्टर्न पार्ट, एंड मंदसौर नीमच राजस्थान बाउंड्री रीजन, रतलाम, मंदसौर, सागर, मालवा, उज्जैन, ऑल दो। ठीक है, सो अटल प्रगति पथ याद रखिएगा और एक नर्मदा एक्सप्रेस वे भी बन रही है, वो भी याद रखिएगा, अमरकंटक से लेके गुजरात कोस्ट तक। ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूज में ये सब चीजें थी। मध्य प्रदेश सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट ऑफ 600 मेगावाट कैपेसिटी,
600। पिछले साल अगेन क्वेश्चन आया था रीवा के प्लांट के बारे में और पूछा गया था कितने मेगावाट का प्लांट है। बार बार मैंने बच्चों को क्लास में बताया है कि सोलर पार्क्स ऑफ एमपी बिल्कुल आपको बाय हार्ट याद कर लेना है, ऑन द टिप्स होना चाहिए। और फ्लोटिंग सोलर प्लांट सिर्फ एक ही है और वो है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में कहा, पुनासा डैम के पास, यानी इंदिरा सागर डैम के पास, यानी जहां पे हनुवंतिया है। मैं बार बार पढ़ाता हूँ ये वाली चीजें। हनुवंतिया है, यानी ये रीजन कौन सा है? ये वाला रीजन है निमाड़ रीजन। और ये निमाड़ रीजन कहाँ पे लाई करता है? ये लाई करता है नर्मदा और सतपुड़ा के बीच में, यानी बुरहानपुर गैप और उसके बगल वाली जितने भी हिल्स हैं, असीरगढ़ हिल्स, बड़वानी हिल्स और राजपीपला हिल्स, यानी बीच का जो रीजन है नर्मदा और उसके बीच का, वहां पे लाई करता है ये वाला रीजन। और यहाँ पे सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट 600 मेगावाट का गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है। तो सोलर पार्क्स ऑफ एमपी जरूर पढ़ें, क्योंकि मेंस में भी पेपर 3 में एक यूनिट है एनर्जी की, और वहां की लास्ट बुलेट पॉइंट है ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो उसमें सारी सोलर एनर्जी, जियो थर्मल, ओशन, विंड और सारी एनर्जीज हमको पढ़नी होती हैं। और इसीलिए बीइंग एन एमपीपीएससी एस्पिरेंट बार बार सोलर पावर पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एमपीपीएससी। याद रखिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 8 यानी स्पोर्ट्स से आ गया है। चिंकी यादव शूटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। एंड चिंकी यादव, सॉरी, मेघा परमार, ऐश्वर्य प्रताप सिंह एंड विवेक सागर, इनके नाम तो आपके टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि रेगुलरली न्यूज में बने हुए हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे हैं जो ओलंपिक्स में मेडल्स लेके आए हैं। बहुत से अवार्ड पर्सन को अर्जुन अवार्ड मिला है, राइट। सो ये जितने भी न्यूज में बने रहते हैं कंटिन्यूसली फॉर मंथ्स, क्योंकि एक बार कंपटीशन होता है, कोई मेडल लेके आता है, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कोई अवार्ड देगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट अवार्ड देगी। आगे जाके वो किसी ना किसी कैंपेन का पार्ट बन जाएंगे, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके एम्बेसडर बन जाएंगी, कोई फीमेल अगर एथलीट है। तो ये सब एक कनेक्टिविटी में आपको पढ़ना होता है, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे अगर आप सोचोगे कि मैं एक टेबल रट लेता हूं और एग्जाम क्रैक कर लूंगा, तो वहां पे आप फंस जाओगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में यू विल बी कंफ्यूज कि आपको आर्चरी और शूटिंग, इसमें तो जरूर कंफ्यूज हो जाओगे जब भी प्लेयर्स वाला क्वेश्चन आएगा। विवेक सागर टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड थे, सबको याद है, हॉकी से रिलेटेड थे। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ स्पोर्ट्स, किस स्पोर्ट से कंसर्न, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कैटलिन नोवाक, हंगरी पे तो बहुत बार हम डिस्कशन कर चुके हैं क्लास में भी, कि हंगरी से रिलेटेड है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है कैटलिन नोवाक, करंट अफेयर्स का था। वोल्केनिक इरप्शन कहाँ मैक्सिमम होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। कुछ बच्चे इसको एस शेप यानी सी सबमरीन रिज जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का ये लगा के आ गए। तो मैं उन बच्चों को ये बता दूं कि जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, इट इज कॉल्ड एज रिंग ऑफ फायर ओनली बिकॉज द वोल्केनोज आर प्रोमिनेंट इन दिस रीजन। और अगर आप एरिया वाइज कंपेयर करेंगे तो ये रिज बहुत छोटी है इन टर्म्स ऑफ दिस। तो मैक्सिमम वर्ड जो आया है, मैक्सिमम वर्ड जो आया है सरकम पैसिफिक के लिए आया है। एंड आपको पता है कि पैसिफिक ओशन इज द बिगेस्ट ओशन, तो अगर उसका सराउंडिंग एरिया कंसीडर करोगे तो वो और भी बड़ा हो जाएगा। एंड दिस रीजन इन द अटलांटिक बिटवीन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, बिटवीन नॉर्थ अमेरिका यूरोप, इज रादर very limited and very narrow in the only in the central part, ठीक है। तो इसका आंसर सरकम पैसिफिक हो जाएगा। मार्केट रेंज इन अमेरिका, देखिए अगर आपको पता है, थोड़ा भी आपने नॉर्थ अमेरिका के रिसोर्सेस के बारे में पढ़ा है, या प्लेचियंस मार्केट रेंज, यहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अदरवाइज आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही टफ है। वैसे भी कट ऑफ के ऊपर रहने के बाद रहने के लिए भी कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके छोड़ने के लिए होते हैं। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज अगर आपको याद था तो यू विल बी एट वेरी एडवांटेजियस पोजिशन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में कैसे याद रख सकता हूं? अगर आप ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो अगर आपने क्लासेस कहीं की या आप रेगुलर बुक्स पढ़ते आ रहे हैं तभी आप पढ़ पाएंगे या समझ पाएंगे, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस आप लास्ट मोमेंट स्टडी से नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कनाल हैज ट्रांसफॉर्म्ड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑफ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। सीधी सी बात है, लार्जेस्ट एरिया किस स्टेट का है? राजस्थान का, राइट। अब इस राजस्थान में एक कनाल ऐसी जाती है, इंदिरा गांधी कनाल, राइट। और ये जो वेस्टर्न जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और यहाँ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनकी लाइफलाइन कही जाती है इंदिरा गांधी कैनाल, क्योंकि यही कैनाल है वहाँ पानी पहुंचाती है, वहाँ के सस्टेनेंस में हेल्प करती है। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्म्ड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑफ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, तो एक ही कैनाल यहाँ पे आंसर आएगा, इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ द इंडियन ज्योग्राफी। नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेंसली पॉपुलेटेड रीजन एंड विच डज नॉट डिपेंड डायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर। देखिए, डायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं करता है, ये ट्रिकी वर्ड। अगर आप नील रिवर या नाइल रिवर जैसा भी आप प्रोनाउंस करें, अगर आप इसका ओरिजिन देखें एंड फाइनली मेडिटेरेनियन सी में इसका माउथ आता है, इजिप्ट के मैप में आप चेक करेंगे, एंड रिफ्ट वैली के लेक से ये शुरू होती है, ये इस तरह की अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, तो आप इसमें ये देखेंगे कि अपर वैली और लोअर वैली, तो लोअर वैली में इट इज वेरी एग्रीकल्चरली इंटेंसिव वैली ऑफ रिवर नाइल। ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ चाइना, मैं फिर से बता रहा हूं, चाइना का एरिया हमसे बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल होने वाली है कुछ सालों में, राइट। चाइना का जो ये रीजन है, चाइना आप इस तरह से कुछ आप शेप ले सकते हैं, तो वेस्टर्न पार्ट, जिनजियांग प्रोविंस एंड उइगर मुस्लिम वाला जो एरिया है, दैट इज वेरी लेस पॉपुलेटेड, राइट। एंड दिस सदर्न पार्ट, ये वाला जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है, जो तिब्बत वाला और इंडिया बॉर्डर वाला रीजन, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी लेस पॉपुलेटेड, तिब्बत, लासा एंड ऑल दैट एरिया। जितनी भी पॉपुलेशन कंसेंट्रेटेड है वो सिर्फ यहाँ पे एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सम इंपॉर्टेंट रिवर्स, हुआंगो, यांगसे, कीकियांग, ये सारी जो रिवर्स हैं यहाँ की, इसलिए ये वाला एरिया ज्यादा पॉपुलेटेड है, एग्रीकल्चरली इंटेंसिव, राइट। तो बीजिंग, शांघाई और अलग अलग जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं, उनकी नॉर्थ टू साउथ पोजीशन याद रखनी है। And why this area is the most densely populated? It is because it is intensive agricultural is practiced here. जावा आइलैंड पे जाओगे, बाली की बात करोगे, इंडोनेशिया की बात करोगे, सुमात्रा आइलैंड की बात करोगे, वेरी एग्रीकल्चरली इंटेंसिव डायरेक्टली। क्वेश्चन क्या पूछता है कि विच डज नॉट डिपेंड डायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर, दिस इज द ट्रैप। डायरेक्टली अगर आप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स की बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स का मैप कुछ इस तरह से है, राइट। और दिस इज द नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। और आपने कभी अगर एटलस देखा है या न्यूयॉर्क, आपको कोई फ्रेंड गया है या एक्सप्लोर किया है, so this is the position where New York is located, where Washington DC is located और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, पेंसिल्वेनिया स्टेट, बॉस्टन, मैसेच्यूसेट्स, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। प्लस यहाँ पे लेक्स आ जाते हैं, सेंट लॉरेंस रिवर, हडसन रिवर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यहाँ पे। लेकिन जब भी एग्रीकल्चर के बारे में आप पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते हैं ग्रेट प्लेन्स के बारे में। तो ग्रेट प्लेन्स एरिया इज द सेंट्रल ईस्टर्न रीजन बट नॉट द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो ये बात याद रखना, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, so this is indirectly dependent, this is basically the educational hub, commercial hub, but it is not directly dependent on agriculture. ठीक है, so this is the correct answer, northeastern states of America. Next, of the total population of 121 crore, what was the level or percentage of urbanization in 2011 census of India? अब level of urbanization, these are the basic things जो हम census की क्लास में cover करते हैं, 31.15%। अब देखिए इस पर ऐसे क्वेश्चंस कितने क्लोज ऑप्शंस आ रहे हैं, all are 0.15, right? But first figure, it is also very close, 30, 31, 32, 33. If you are an MPPSC aspirant, you should be very, very, very specific about the data, about the facts, right? पहले भी मैंने बच्चों से ये चीजें डिस्कस की हैं कि फैक्ट्स को लेके कभी भी आप रिलैक्स्ड नहीं हो सकते कि देख लेंगे, कर लेंगे, बाद में याद। आपको स्टोरी एज वेल एज फैक्ट्स, एंड आप एक वर्ड याद रखिएगा, इफ यू आर एमपीपीएससी एस्पिरेंट, योर गॉड लाइज इन डिटेल्स। It is a saying and it is very very good or correct and appropriate for you if you are MPPSC aspirant. आपके लिए डिटेलिंग में ही सब कुछ है, जितना डिटेल में चीजों को पढ़ोगे उतना अच्छा। डिटेलिंग इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस। आपको अंदर नहीं घुसना है बहुत ज्यादा, सरफेस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, कनेक्टिविटी ज्यादा बनाओ फैक्ट्स के बेसिस। ठीक है, so 31.15। रंजीत सिंह, with which missile was Ranjit Singh related? तो
शुक्र चकिया, राइट। सो दिस इज द मिसल रिलेटेड टू रंजीत सिंह जी। अब ये मिसल आपको पढ़नी चाहिए, आपके देखिए एथिक्स के पेपर में भी गुरु नानक है, सिखिज्म आपको समझना ही पड़ेगा कि वहां पे वन चखना क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो पूरा का पूरा सिखिज्म का एक आउटलाइन आपको करना पड़ेगा, जैनिज्म पढ़ना पड़ता है, बुद्धिज्म पढ़ना पड़ता है, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में आप पढ़ेंगे, प्लस ऑल द गुरुज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको मिसल के बारे में भी चीज पढ़ेंगी, इसीलिए भी क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी बहुत क्लियरली दी, राइट। और इस्लाम से रिलेटेड भी जितनी चीजें हैं ये सारी आपको आइडिया होनी चाहिए, ठीक है। सिलसिला जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली प्रीलिम्स में रिलेटेड टू इस्लाम एंड जो चिश्तीज हैं, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको पता होनी। तो नेशनल प्रोविजनल गवर्नमेंट, मेरा ये बताने का बस आपका मकसद ये है कि कहाँ आपको ये टॉपिक पढ़ना है। सर ये क्वेश्चन आ गया, मैंने तो कभी देखा ही नहीं था और मुझे कहीं मिला भी नहीं, तो हो सकता है कि चीजें डायरेक्टली आपको कहीं ना मिले, लेकिन कहाँ उसका कनेक्शन बैठता है ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु वाज गिवन द प्रिंसली पोर्टफोलियो इन द नेशनल प्रोविजनल गवर्नमेंट, राइट। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पोर्टफोलियो वर्ड आप किसी मिनिस्टर से अटैच कर, इंटरिम गवर्नमेंट इज द नेशनल प्रोविजनल गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट में होम अफेयर्स एंड it was with Sardar Vallabhbhai Patel, and VP Menon was his right hand dealing with the home affairs as well as integration of princely states. आप लोग ये वाली बात भी पढ़ते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में कैसे इंटीग्रेशन हुआ, ये बात भी आपको पता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। यूनिटी इसलिए क्योंकि इन्होंने इंटीग्रेशन किया था इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स का। कहानी बहुत लंबी है कैसे इंटीग्रेशन हुआ, इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिंसली पोर्टफोलियो, अलग से इस नाम से कोई मिनिस्ट्री या कोई पोर्टफोलियो मतलब मिनिस्ट्री नहीं थी। होम अफेयर्स के अंदर प्रिंसली पोर्टफोलियो सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में था, जिसमें वीपी मेनन ने उनकी हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा मदद की इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेटेजाइजिंग एंड कांस्टेंट सपोर्ट with him in each and every step so that the integration can be done very successfully, and it has already been done, ठीक है। नेक्स्ट है हु कॉल्ड द कांग्रेस कॉन्फ्रेंसेस एज एनुअल नेशनल फेस्टिवल ऑफ एजुकेटेड इंडियंस। अब देखिए इस तरह से जो आपकी लाइन दिख रही है, कांग्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑफ एनुअल नेशनल फेस्टिवल ऑफ एजुकेटेड इंडियंस, मतलब ये किसी न किसी एक्सट्रीमिस्ट की लाइन आपको दिखेगी, नॉट ऑफ एनी मॉडरेट। तो गोपाल कृष्ण गोखले आपके कट जाएंगे, बाल पाल लाल आपके बचेंगे, ये तो हो नहीं सकता। तो करेक्ट ऑप्शन इज लाला लाजपत राय, ठीक है। ये आपको पता है तो है, नहीं पता है तो आप एग्जाम में इसका कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं आपके पास, कुछ तो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्लिक कर सकते हैं और बाकी फैक्ट्स यू कांट सॉल्व विदाउट स्टडिंग। तो ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट। इन फ्रॉम विच आश्रम, आप सबको पता है कहाँ से, डांडी में साबरमती आश्रम पोस्ट तक गए थे और वहां पे सॉल्ट बनाया था, नमक बनाया था, राइट। सो साबरमती आश्रम से इस इनिशिएशन। Then which was the first state to be merged under Dalhousie's doctrine of lapse? Satara, आप सबको पता है 1848 Satara was the first state to be merged under Dalhousie's doctrine of lapse। और आगे जाके जो रानी लक्ष्मीबाई का केस होगा झांसी के साथ, रानी लक्ष्मीबाई का, तो वो आगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कैसे बढ़ता है वो आप लोग सब जानते हैं। वेरी बेसिक फैक्ट, राइट। तो हु इज इंक्लूडेड इन द कमिटी टू रिकमेंड नेम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन मेंबर्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि अगेन टू आंसर्स कैन बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन, सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन एमपीपीएससी ने पूछ लिया। स्पीकर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लीडर ऑफ अपोजिशन बोथ आर इंक्लूडेड इन द कमिटी, राइट। तो इसका एक करेक्ट आंसर नहीं है, ए भी है और सी भी है। तो लेट्स सी, इसमें मोस्ट प्रोबेबली बोनस मार्किंग मिल जाएगी जिन्होंने ए मार्क किया है और जिन्होंने सी मार्क किया है, बोथ आर करेक्ट। स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर डेफिनेटली गवर्नर के थ्रू है, सिंगल फैक्ट। लास्ट यूनिट है यूनिट 10, वहां के कमीशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट। नेक्स्ट है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ is paid a salary equal to the salary of the judge of the Supreme through the term
of Chief Election Commissioner of India shall be for a period of 6 years and from the date of assuming office or till the age of 65 years, whichever comes first. Absolutely correct. Let's see the third statement. An election commissioner which may at a time, any time by writing under his hand address to the chief election commissioner resigns his office. So this is wrong. So answer is president. अगर ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा आइडिया होता, हो सकता है आप ये ना पढ़ें, कई बार क्वेश्चंस एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाते हैं, जो कि जनरली एक यूपीएससी पैटर्न है, बट मैंने देखा इस बार के पेपर में कि पॉलिटी के क्वेश्चन जो थे थोड़ा सा अंडर द सरफेस गए, ठीक है, एंड दीज टाइप ऑफ बिग स्टेटमेंट क्वेश्चंस यू हैव एनकाउंटर्ड दिस ईयर अगेन इन एमपीपीएससी। तो अगर आपको इसको पता है कि रेजिग्नेशन देना है एट एनी टाइम, ओके, तो रिजाइन करना है अगर इनको ऑफिस से, तो अगर थर्ड प्रेसिडेंट को ही करते हैं, अगर ये भी फैक्ट पता होता तो आप 1 और 2 इजीली करेक्ट कर लेते, करेक्ट। तो कई बार एलिमिनेशन से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, तो पॉलिटी थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है, आर्टिकल्स की भी समझ अच्छे से। अगेन एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम, again a very debatable question because in the commission 5 is also correct including the members, 1 chairman, 4 members, 5 members commission is mentioned in the act and somewhere it is mentioned 7. So हिंदी का जो act है हम सर्च करते हैं और जो पढ़ते हैं तो कहीं हमको 7 मिल रहा है, कहीं 5 मिल रहा है, ठीक है। सो अगेन दिस क्वेश्चन कम्स अंडर द स्कैनर कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे या तो 5 लगा के एंड 7 एंड दे हैव देयर बोथ बैकअप टू जस्टिफाई द आंसर, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज अंडर स्कैनर, लेट्स सी इसका कमीशन क्या आंसर डिक्लेयर कर, राइट। द पावर टू ग्रांट टू रिफ्यूज लीव टू द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल शेल वेस्ट, देखिए ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेंशन नहीं है, इसके लिए एक्ट बनाया गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के लिए एक्ट है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है वही ग्रांट कर सकता है एंड रिफ्यूज कर सकता है लीव टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्चुअल कीबोर्ड प्रोटेक्ट्स द कंप्यूटर अगेंस्ट, देखिए बहुत से लोगों का यही आंसर है कि पासवर्ड थेफ्ट इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, मैं भी यही मानता हूं, बट प्रॉब्लम एक बात ये है कि वर्चुअल कीबोर्ड का यूज पासवर्ड थेफ्ट के अलावा बहुत सारी ऐसी एंट्रीज हैं जिसके जो आप नॉर्मली टाइप करेंगे कीबोर्ड से या इंसर्ट करेंगे तो वो आपकी इन डेंजर हो जाती हैं या एट रिस्क चली जाती हैं। ट्रोजन आप सबको पता है कि ऐसी फाइल जो दिखती कुछ है होती कुछ है, जो ट्रोजन हॉर्स स्टोरी से लिया गया है, राइट। एंड स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंटिन्यूसली स्पाई करता है, स्पाई करने का आपको मतलब पता ही है कि आपके सिस्टम पे कंटिन्यूसली नजर रखता है कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज कर, राइट। तो कीबोर्ड से आप क्या टाइप करते हो, क्या क्या किसको मेल करते हो, ऑल द थिंग्स आर अंडर स्कैनर। तो बेसिकली अगर मैं एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन देखूं कि कैन वर्चुअल कीबोर्ड्स प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट, तो ऑल 3 कैन बी correct. So for me, all the above may be the correct answer. ठीक है? An email that appears to originate from one source but actually has been sent from another. तो इसका मतलब क्या है, अगर A ने B को मैसेज किया, दिस इज जनरल कम्युनिकेशन, बट अगर C B को मेल करता है और उसकी आइडेंटिटी A की रखता है तो B को लगेगा कि मेल A से आई लेकिन आई होगी वो C से। तो इस तरह की केसेस को हम टेक्निकली स्पूफिंग का नाम देते, ठीक है। सो इट्स अ वेरी टेक्निकल टर्म, अगर टर्मिनोलॉजीज भी अगर आपको पता होगी तो आप इसको क्लियरली आंसर कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ नेटवर्क एनवायरनमेंट व्हिच इज नॉट अ सर्वर, सो नेटवर्क सर्वर इज अ नॉट अ सर्वर, right? File server, print server, application servers and other 6 to 7 types of servers are there in the list. So network server is not a server, but file, print, application, all are the type of servers you will encounter in a network environment. Then again ये बहुत important है, which is not a common network topology. Types of network topology में हम जो पढ़ते हैं बस, रिंग, ट्री, स्टार, मैश, हाइब्रिड, ग्रिड नाम से कोई टोपोलॉजी आप नहीं पढ़ते हैं। अगर आपको बेसिक क्लासिफिकेशन भी पता है, राइट, आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग है या कहीं भी रीड किया है तो आप सिंपली समझ जाएंगे कि टोपोलॉजी का आंसर जो नॉट वाला आंसर है वो ग्रिड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ इज ऑफन कॉल्ड एज,
इसमें भी बहुत डिबेट है बच्चों के बीच में कि सर हमने हाइपोथेसिस लगाया है और हमें तो यही लगता है होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे सर इसमें एक बिलीफ वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे एक ट्रू वर्ड भी लिखा हुआ है। तो ये ट्रू कंडीशनल नहीं है। बिलीफ कैन बी कंडीशनल, जस्टिफाइड कैन बी कंडीशनल। मैं कोई बात मानता हूं और मैं उसका जस्टिफिकेशन भी देता हूं, अगर इससे मैं ट्रू वर्ड हटा लूं तो एक जस्टिफाइड बिलीफ कैन बी अ हाइपोथेसिस। इंटेलिजेंस तो कभी आंसर हो नहीं सकता इन चीज, या तो वो एक नॉलेज होगा या एक हाइपोथेसिस, यानी नॉलेज को आप थ्योरी से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आप लॉज और थ्योरी की जब हम बात करते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड ऑल दैट, या लॉज ऑफ मोशन, तो वो एक ट्रू केस में टेस्टेड हैं, इसलिए वो ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ कहे जाते हैं। और अगर आप लोग ये बात करते हैं कि बिलीफ, तो देखिए अगर आप एथिक्स में जाएंगे तो बता दूं कि फेथ is justified but not true, but when it is already tested in the real conditions then it converts into belief, और यही belief जो है इसको आप knowledge का भी नाम देते हैं। तो ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ इज इक्वल टू नॉलेज, या हिंदी के पेपर में इसको ज्ञान वर्ड से कंट्रीब्यूट किया, मतलब इक्वेट किया गया है, जो कैवल्य जो हम बाकी चीज बात करते हैं। बट ये क्वेश्चन आपके एथिक्स से नहीं आया है, ये क्वेश्चन आपके साइंस से आया है, और आपको ये पूछा जा रहा है कि हाइपोथेसिस और नॉलेज या रियल थ्योरी या लॉ में क्या डिफरेंस। सो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज नॉलेज। देन मालव संवत इज ऑल्सो नोन एज, देखिए आपने कई तरह के संवत सुने होंगे, जैसे आपने इसमें शाक संवत, गुप्त संवत, कलचुरी संवत, आपने एक विक्रम संवत नहीं सुना, मतलब सुना है बट एग्जाम में नहीं देखा। तो ये जो विक्रम संवत है यही मालव संवत था। मालव संवत आगे जाके इसका नाम विक्रम संवत हुआ, और इसके साथ साथ मालव का ऑल्टरनेट नेम जब ये क्रिएट हुआ था कृत संवत भी था। तो कृत और मालव इनिशियली यूज करते थे ऑल्टरनेटिवली, और आगे जाके उसी को विक्रम संवत के नाम से भी जाना गया। तो करेक्ट आंसर है बी, यानी कृत संवत। Next, which of the following medieval town was famous for printed cotton cloth known as cheat? cheat, अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो इसमें चिंड्स नाम यूज होता है, राइट? अब ये ब्लॉक प्रिंटिंग्स भी हो सकते हैं, या चुन्नी जो होती हैं, बंधे चुन्नी होती हैं, उस टाइम से भी ये कॉटन प्रोडक्शन होता था और प्रिंटिंग होती थी। और एक इस तरह का प्रिंटिंग, अगर आपने एनसीईआरटी डिटेल में पढ़ी है तो जैसे आम की केरी वाली जो आप प्रिंट बोलते हैं, लाइक दिस, ऐसा करके जो प्रिंट होता है, राइट? इस तरह के प्रिंटिंग ब्लॉक्स, यानी अपने फ्लावर प्रिंटिंग वाली जो डिजाइन्स होती हैं वो छीट कॉटन क्लोथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो छीट ट्रेडिशन था ये वेस्टर्न साइड में, यानी बाघ प्रिंटिंग तो एग्जैक्टली आप नहीं बोल सकते, लेकिन बाघ प्रिंटिंग ब्लॉक्स, बाघ बाघ के जो प्रिंटिंग ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग्स होती हैं, उस तरह का कुछ है। फ्लावर पेंटिंग्स, फ्लोरल पेंटिंग्स के नाम से जाना जाता है। तो सिरोंज से तहसील रायसेन तो है नहीं, हार ही वो रीजन है जहां पे ये वाली प्रिंटिंग्स यानी छीट प्रिंटिंग्स जो है फेमस थी मेडिवल टाइम्स में। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट है धार। बहुत से लोगों ने मांडू भी लगाया है, तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि धार वुड बी आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्रीडम मूवमेंट इन मध्य प्रदेश इज इनकरेक्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा एक ऑब्जर्वेशन इस साल के पेपर से निकल के आया है कि एमपी के जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें नॉट और इनकरेक्ट और मैक्सिमम का वर्ड यूज बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। डोंट टेक द प्रीलिम्स लाइटली कि मेरे को फैक्ट आते हैं मैं बहुत इजीली क्लियर कर लूंगा। जितने भी बच्चे जो एग्जाम से निकल के मेरे से बोल रहे थे कि मेरा क्लियर हो रहा है, मेरा क्लियर हो रहा है, बहुत सारे बच्चे 58 60 आके रुक गए कि सर इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो जब हम पेपर देखते हैं एग्जाम हॉल से निकलते ही, एग्जाम हॉल में एंट्री करते हुए 15-20 क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए आ जाते हैं, हो सकता है 30 आ जाए, बहुत इजीली आप उसे आंसर कर सकते हो, तो आपको लगने लगता है हो रहा है हो रहा है हो रहा है। लेकिन पेपर का असली गेम शुरू होता है 60-70 क्वेश्चन क्रॉस करना, 75 क्रॉस करना, 80 क्रॉस करना, एंड द बेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग स्टक अराउंड 80, 65, 70, और फिर कट ऑफ की कहानी। ठीक है, सो डोंट टेक द थिंग्स वेरी लाइटली। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी ट्रिकी, ये वर्ड हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट,
फ्रीडम मूवमेंट के बारे में और मध्य प्रदेश के बारे में क्या इनकरेक्ट है? देखिए, खाजा एंड भीमा नायक वे द भील लीडर्स, डिमांड रीजन में कोई टेंशन नहीं है, करेक्ट है। शंकर शाह वाज द फ्रीडम फाइटर फ्रॉम गढ़ा मंडला, बिल्कुल करेक्ट है। जुझार सिंह एंड देवनाथ सिंह ऑफ रामगढ़ फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड सिपाही बहादुर सरकार वाज एस्टैब्लिश्ड एट इंदौर, तो ये करेक्ट नहीं है, इसका आंसर सीहोर। तो डी ऑप्शन तो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। अगर मैं आपको सी ऑप्शन के बारे में बताऊं तो जुझार सिंह देवनाथ सिंह ऑफ रायगढ़, छत्तीसगढ़ में जो आप रायगढ़ देख रहे हैं, रायगढ़ फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब यहाँ पे एमपीपीएससी की प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, जो रामगढ़ और रायगढ़, या फिर अगर वो ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन दें कि रायगढ़ वाज अर्लियर सम एट सम टाइम नोन एज रामगढ़, तो वैसे रामगढ़ आपको पता है कि मंडला के आसपास का एरिया है और मंडला के बाद लग जाता है छत्तीसगढ़, तो कहीं ना कहीं रामगढ़ रायगढ़ से वो हो सकता है इसको जस्टिफाई कर दें। वैसे ये भी गलत है, इट इज एक्चुअली रायगढ़। और ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये सीहोर है। तो सी और डी ऑप्शन में हमें देखना होगा कि कमीशन क्या आंसर लेके आती है, बट बहुत से बच्चों ने सी लगाया है एंड बहुत से बच्चों ने डी लगाया, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द करेक्ट, बट डी इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। डी आंसर बिल्कुल सही है। कोटमार फेयर कहाँ होता है? पांडुरना, सबको पता है, न्यूज में बना हुआ था ये। पांडुरना, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, बैतूल से जब आप नागपुर जाएंगे तो संतरे बहुत मिलेंगे आपको, ऑरेंजेस, राइट। तो ऑरेंजेस वाला जो एरिया है पांडुरना एरिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांडुरना में गोटमार फेयर होता है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लाई करता है। छिंदवाड़ा और किस लिए फेमस है? छिंदवाड़ा कोल के लिए फेमस है, जैसे सुहागपुर और सिंगरौली वैधन रीजन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एग्जाम में कॉलम की तरह आया है, एक तरफ पर्सनालिटीज हैं लिटरेरी एंड दूसरी तरफ उनके क्रिएशन। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है हिम तारंगिणी। इससे अगर आपको थोड़ा भी एनालिसिस और आइडिया है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हिम तारंगिणी के क्रिएटर कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी जी, जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हिम तरंगिणी के लिए, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा फेमस फैक्ट है कि सिर्फ इतना भी आपको आइडिया होता और ये सारी चीजें ना पता होती, तो देखिए टफ क्वेश्चंस, टफ ऑप्शंस में एलिमिनेशन हमेशा काम करे। यूपीएससी में भले ना करे, एमपीपीएससी में आपकी हेल्प हो जाएगी इन ऑल द केसेस। जैसे मैंने पॉलिटी का क्वेश्चन बताया था, इस बार मैं आपको एमपी का क्वेश्चन बता, ठीक है। तो भवानी प्रसाद मिश्रा, ठीक है, ये सीधे सीधे हिम तारंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी जी की क्रिएशन है। ये अगर आपको याद रही तो बाकी चीजें याद बहुत सारी ना भी हो तो काम चल जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। आर्टिकल 338 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, सीधा सा है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। यूनिट 10 में जो भी कमीशंस दिए गए हैं उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स आपको टिप्स पे याद होने, ये क्वेश्चन बार 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 पूछा, ठीक है। इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं हम सब ये याद कर लेते हैं, उनका कंपोजिशन कैसे होता है, कितने मेंबर्स होते हैं, टेन्योर क्या है, फंक्शंस क्या है, हम सब याद करते हैं। लेकिन हम आर्टिकल से 1 to 1 मैपिंग नहीं करते कि अच्छा ये वाला आर्टिकल है जो इस बारे में बात कर रहा है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए प्रॉपरली इस चीज को पढ़ें और आर्टिकल्स जरूर याद रखें, जैसे आर्टिकल 17 किया था, और भी 2-3 डायरेक्टली क्वेश्चंस आ चुके हैं आर्टिकल। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन इंपोज द पेनाल्टी अंडर सेक्शन 20 ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन? आरटीआई, आईसीटी से रिलेटेड आप राइट टू वो पढ़ सकते हैं। आईटी एक्ट आ चुका है, सॉरी, ये वाला है राइट टू इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, राइट। तो राइट टू इंफॉर्मेशन के सेक्शन 20 में ये लिखा है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, दोनों ही और करके लिखा है, कैन इम्पोज द पेनल्टी अंडर सेक्शन 20, ठीक है। तो आरटीआई एक्ट थोड़ा डिटेल में आपने आप सिलेबस में लिख लीजिएगा कि आपको पढ़ना है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स रिपोर्ट रिलेटिंग टू द अकाउंट, सीधी सी बात है, आंसर प्रेसिडेंट होगा। इलेक्शन कमिश्नर वाले केसेस में भी है प्रेसिडेंट, यहाँ भी आंसर प्रेसिडेंट है। अगेन अ वेरी ट्रैप क्वेश्चन, नन ऑफ दीज दिख जाए तो थोड़े से अपने माइंड को अलर्ट करिए। चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट रिलेटेड at articles and appointment both are asked. Then development monitoring and evaluation office was constituted। देखिए ये ऑफिस नीति आयोग के अंडर क्रिएट किया गया है, पहली चीज।
राइट। और इसका क्रिएशन, कैन यू सी द ऑप्शंस, जो 18 सितंबर 18 सितंबर 18 दिसंबर 18 दिसंबर। तो कुछ चीजों के बारे में एमपीपीएससी वांट्स यू टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड द करेक्ट आंसर 2015 15 और 16 जब से आपकी लास्ट गवर्नमेंट बनी थी, बहुत सारे इनिशिएटिव्स, स्कीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। आपको सबका ईयर एंड डेट आपको याद रखना है, और आप बहुत सारी चीजों में ये देखेंगे कि 2014 जब से गवर्नमेंट क्रिएट होती है, उसके बाद से 2015 दिसंबर के बीच में मैक्सिमम आप जितने भी प्रोजेक्ट्स, मेजर स्कीम्स या इंस्टीट्यूशंस केम इनटू एग्जिस्ट, राइट। तो एक क्रोनोलॉजी बना लीजिएगा गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस के केम इनटू एग्जिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर्स, देखिए अगेन एमपीपीएससी का एक और डिबेटेबल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ मध्य प्रदेश हैव नॉट बीन द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब ये सारे के सारे गवर्नर तो हैं ही, इस पे कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन क्या है, नॉट बीन द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। अब इसमें ऑप्शन दिया है कमीशन ने 2 और 3। पाटस्कर थे, सत्यनारायण सिन्हा थे, केसी रेड्डी थे। ये बिहार से थे, ये बॉम्बे से थे, और ये मैसूर से, राइट। बट कमीशन ने ऑप्शन दिया है 2 और 3, तो ओनली 2 इज करेक्ट। बट और कोई ऑप्शन यहाँ मिल नहीं रहा बच्चों को, तो 2 और 3 ही बच्चे मैक्सिमम लगा के आए हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि सत्यनारायण सिन्हा नहीं थे, बट एज वी हैव चेक्ड मल्टीपल साइट्स, सत्यनारायण सिन्हा मेंबर थे, बिहार से थे। तो राइट, तो 2 ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, जो कि इनकरेक्ट है, निरंजन नाथ वांचू। ठीक है, तो लेट्स सी ये वाले क्वेश्चन में मार्क्स मिलते हैं सबको कि हु अमंग द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब पूछ क्या रहा है, कौन से सीएम हैं यानी चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, विच इज नॉट, देख रहे हैं आप अगेन नॉट आ गया। ठीक है, ध्यान रखना है, आगे से आप बिल्कुल एक गोल्डन रूल बना लीजिए कि एमपी के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें 2 से 3 ऑप्शन सही होंगे, एक इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट ढूंढना आपकी ड्यूटी होगी। तो नॉट हेल्ड द ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस इन लेजिस्लेटिव असेंबली, जनरली सीएम इज द लीडर ऑफ द हाउस। अब इनमें से किसके केस में ऐसा हुआ है, कुछ गोविंद नारायण सिंह जी के केस में हुआ है, एंड उस समय वो लीडर ऑफ द हाउस नहीं थे। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एमपी पॉलिटी से थोड़े क्वेश्चंस पिकी आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रोटेम स्पीकर एंड डिप्टी। तो स्पीकर एंड डिप्टी चेक कर लेते हैं, तो हम चेक करेंगे तो कुंजीलाल दुबे डिप्टी स्पीकर नहीं थे, काशी प्रसाद पांडे डिप्टी स्पीकर नहीं थे, तेजलाल तेम्बरे भी डिप्टी स्पीकर नहीं थे, रामकिशोर जो थे वो डिप्टी स्पीकर थे 68 से 72, और फिर बाद में उससे बाद में जाके वो स्पीकर बने। ठीक है, सो रामकिशोर शुक्ल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु विल प्रिसाइड द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा, होगा ग्राम पंचायत इन अब्सेंस ऑफ द सरपंच एंड उप सरपंच। देखिए, प्रिसाइड करना एक चीज है, कन्वीन करना दूसरी चीज। कन्वीन का काम सेक्रेटरी का है, सचिव, राइट, लेकिन प्रिसाइड करने का काम सरपंच का है। जब सरपंच नहीं होगा तो प्रिसाइड कौन करेगा, उप सरपंच करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब सरपंच भी नहीं होगा, उप सरपंच भी नहीं होगा, तो कौन प्रिसाइड करेगा। याद रखिएगा, सचिव कभी भी यानी सेक्रेटरी कभी भी प्रिसाइड नहीं करेगा, वो सिर्फ कन्वीन करेगा मीटिंग, राइट, नेवर प्रिसाइड्स। तो इस केस में अब होगा क्या, ओल्डेस्ट पर्सन, ये तो कोई लॉजिक बनता नहीं। बनता क्या है लॉजिक, पर्पस द पंच ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्राम पंचायत इलेक्टेड बाय द मेंबर्स प्रेजेंट इन द ग्राम सभा मीटिंग। तो जो प्रेजेंट है मीटिंग में वो चूज कर लेंगे यानी इलेक्ट कर लेंगे किसी को एट दैट टाइम, एंड फिर वो मीटिंग को प्रिसाइड करेगा, ना कि सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन बहुत लोग लगा के आए हैं, तो मैं उनके लिए बता दूं कि वो कन्वीन करता है, कभी भी प्रिसाइड नहीं करता है। ठीक है, ये बात आगे के एग्जाम के लिए भी याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन जिला पंचायत की स्टैंडिंग कमिटीज के बारे में है। अगर आप एग्जैक्टली स्टैट्यूट के हिसाब से जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो टर्म यूज किया गया है, जनरल स्टैंडिंग कमिटी वर्ड यूज किया, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी वर्ड यूज नहीं किया गया है, बट इट इज अंडरस्टूड इम्प्लिसिटली दैट इट इज जनरली एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री कमिटी भी है, इन्होंने ऑप्शन में सिर्फ एग्रीकल्चर कमिटी दिया है। एजुकेशन एंड हेल्थ कमिटी भी है, ऑप्शन में सिर्फ एजुकेशन है। ठीक है, सो एजुकेशन इज करेक्ट, एग्रीकल्चर इज करेक्ट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी करेक्ट, 1 2 एंड 3 आर करेक्ट।
तो जनरल स्टैंडिंग कमिटी हैज द टास्क ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये एमपी की इकोनॉमी और नेशनल हाईवेज है, क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हर साल आते ही हैं। तो बेसिक नेशनल हाईवेज जो है आपको यहाँ से मैप कर लेना है। एनएच 46 जो है आपका जबलपुर से पास हो रहा है, देन बी ऑप्शन NH 39 खजुराहो से पास हो रहा है, देन ए ऑप्शन NH 30 आपका भोपाल से पास हो रहा है, 44 सागर से पास हो रहा है। इसका आप मैप ड्रॉ कर लीजिएगा, कौन सी रोड जबलपुर मंडला होते हुए जा रही है, कौन सी रोड खजुराहो एंड देन रीवा होते हुए जा रही है, कौन सी रोड है तो सागर होते हुए जा रही है एंड देन भोपाल होते हुए। और भोपाल वाली जितनी भी रोड है कहाँ से जा रही है, भोपाल होते हुए ब्यावरा जा रही है या भोपाल से किसी और डायरेक्शन में जा रही हैं। तो मेजर ट्रैक, जैसे हम चंबल एक्सप्रेसवे और नर्मदा एक्सप्रेसवे तो याद रख रहे हैं, बट अदर देन दैट अगर बीच में भोपाल है तो मेजर ट्रैक्स याद रखिए कि AB रोड का मूवमेंट कैसा है, कौन से मेजर ब्यावरा जंक्शन है, भोपाल है, देन आपका देवास है, देन इंदौर है, देन कैसे ये मुंबई की तरफ जा रही है। अदर देन दैट ईस्टर्न पार्ट में जबलपुर है, मंडला है, देन कौन सी रोड छत्तीसगढ़ की तरफ जा रही है, जहाँ पे हम मैकाल रेंज में चिल्पी घाटी और वैली के बारे में बात करते हैं। देन जबलपुर से कटनी, देन इधर दमोह एंड सागर है, सो दीज नरसिंहपुर एंड होशंगाबाद है, ये कौन सी रोड है वैसे मूव कर रही। तो सारे नेशनल हाईवेज जो है मेजर मेजर आपको याद होने चाहिए। एक्चुअली नेशनल हाईवेज की नंबरिंग चेंज हुई है, इसलिए ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इज नॉट, फिर से देखिए, नॉट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए भोपाल और इंदौर इज इंटरनेशनल, खजुराहो एंड ग्वालियर इज डोमेस्टिक। अगर बच्चे जो हैं खजुराहो भी आंसर लगा के आए हैं, जो कि करेक्ट नहीं है। बहुत से टीचर्स ये भी वीडियोस में गाइड कर रहे हैं कि खजुराहो है, तो मैं पहले ही बता दूं कि खजुराहो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का हो सकता है, लेकिन उसको अभी तक अथॉरिटी नहीं है टू बी कॉल्ड एज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट। तो आप बोलोगे सर खजुराहो डांस फेस्टिवल में तो इतने सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, दैट डजंट मीन कि इंटरनेशनल फ्लाइट डायरेक्टली लैंडिंग एट खजुराहो, ओके। तो दे कम एट द मेजर पॉइंट्स, मेजर एयरपोर्ट्स एंड देन डोमेस्टिक एयर फ्लाइट लेके वो खजुराहो लैंड कर। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 एंड 4। Then which of the following place and district in Madhya Pradesh is not associated with thermal power? Very very important. नॉट एसोसिएटेड देख लीजिए, सारनी, बैतूल, तवा रिवर रिजर्वायर, अमरकंटक अनूपपुर सोन रिवर, अमरकंटक थर्मल, बिरसिंहपुर उमरिया जोहिला रिवर, वेरी वेरी इजी, डोंगलिया मुंडे इज इन खंडवा, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट मैच है, वेरी इजी क्वेश्चन आज। अगेन सारे प्रोजेक्ट्स आपको पता होंगे, तवा है, बरगी है, जबलपुर नर्मदा है, ये तो तवा रिवर है, डैम में है, परना घाटी प्रोजेक्ट उज्जैन में नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है इरिगेशन एंड प्रोजेक्ट्स के एंड डैम्स का। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स एस्टैब्लिश्ड इन मालवा प्लेटू, बिल्कुल सही बात है। ब्लैक सॉइल, रेगुर सॉइल, कॉटन सॉइल, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स मालवा प्लेटू is covered with black soil, absolutely correct, both the answers are correct. In which year भोपाल गैस डिजास्टर occurred? 1984 2 to 3 दिसंबर, 2 की दिसंबर की रात और 3 दिसंबर की सुबह ये इंसिडेंट होता है 1984 में। इन विच ऑर्गन सर्टोली सेल आर फाउंड? टेस्टिस, मेल टेस्टिस, इसमें यहाँ पे सर्टोली सेल्स होते हैं। यूनिसेफ हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क, अगेन अ बेसिक वेरी बेसिक फैक्ट। इन विच ऑर्गन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेटेड? स्टमक, HCl स्टमक में सीक्रेट होता है, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्कर्वी डिसीज इज कॉज्ड बाय विटामिन सी, सबको पता है स्कर्वी विटामिन सी से होता है, वेरी इजी फैक्ट। The word abide and respect used under the provisions of Article 51 है, सीधी बात है। 51 ये बोलते ही माइंड में क्या आता है? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज में भी अबाइड करने के लिए ना तो सोवेनिटी होगी, अबाइड तो आप किसी एक टेक्स्ट को फॉलो करो, राइट। रिस्पेक्ट करना बहुत सारी चीजों की हो सकता है, अबाइड आप एक ही टेक्स्ट इसको करोगे, जैसे आप रिलीजियस टेक्स्ट को अबाइड करते हो पर्सनल लाइफ में, national life में as a civilian, as a citizen, you will abide by any written text, and then that written document is what? Constitution. So constitution correct. Next, which of the following constitutional amendments was the first constitutional amendment which was rectified by state legislatures according to the requirements of the provisions of Article 368(2)? Answer is third constitutional amendment. और इसने किया क्या था? There was a change in entry number 33 in concurrent list of schedule 7.
तो इस बात को याद रखना, अमेंडमेंट्स भी एमपीपीएससी टारगेट कर रहा है। The power of the Supreme Court, the power of the Supreme Court of India to decide the dispute between center and state falls under, क्लियर है, ओरिजिनल jurisdiction, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और कई बार यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, राइट। इकोनॉमिक सर्वे वाला क्वेश्चन डिबेटेबल अभी हो रहा है, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे के साथ रियल ग्रोथ रेट 8.57 है और फोरकास्टेड ग्रोथ रेट जो है 9.5 है, बट ऐसा नेट पे या कहीं भी डॉक्यूमेंट में लिखा हमको नहीं मिलता 8.7 के बारे में। व्हाट वी हैव फाउंड मोस्ट ऑथेंटिक आंसर फॉर दैट इज 9.5%। ठीक है, तो मिड डे मील स्कीम 95 में शुरू हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक फैक्ट है। देन हु वाज द ऑथर ऑफ मुद्राक्षा, विशाख दत्त, विदाउट एनी डाउट। आगे बढ़ते हैं, शेप ऑफ विच ट्री, सील्स जो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उसमें जो ट्री था वो पीपल ट्री था। This is what we have seen. So unique feature of whose administration was development of village autonomy. बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये बार बार आता है एग्जाम्स में और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप थोड़ा भी स्टडी करेंगे तो इस पे बेस्ड आ चुके हैं कि चोला इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन। एलोरा पता है, कैलाशनाथ टेम्पल की आप बात करोगे तो राष्ट्रकूट्स का मेंशन आएगा, एलोरा का मेंशन आते ही राष्ट्रकूटास का मेंशन। चंदेला किंग महमूद गजनवी किससे लड़े थे? विद्याधर, मोस्ट माइटी किंग चंदेला विद्याधर। ठीक है, तो लास्ट के क्वेश्चंस थोड़े इजी थे, ये सेट ए था जो हमने डिस्कस किया है। इंपॉर्टेंट बातें, एमपी के जो क्वेश्चंस थे वो 30 to 40 थे जो आप इजीली कर सकते थे, थोड़ा सा बस कंसंट्रेशन के साथ। एमपीपीएससी में एमपी यू कैन नेवर इग्नोर, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, पॉलिटी, एमपी सेक्शन और पॉलिटी सेक्शन आपका एकदम अच्छा होना चाहिए अगर आप कट ऑफ के कंफर्टेबली क्रॉस करके आगे जाना चाहते हैं। अदरवाइज आप कट ऑफ के आसपास बहुत ज्यादा मैनूवर करेंगे और वो फिर आपके लिए फर्दर मेंस की प्रिपरेशन के लिए मेंटली बहुत अनस्टेबल हो जाए। ठीक है, तो हम लोग का जो टारगेट था कि आप लोग तक बेसिक आंसर्स लेके आए और कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें, तो ये बहुत ही अच्छा सेशन जो हम लोग आपकी तरफ लेके आए। एंड इसमें जो है ये सुनने के बाद आप अपने एक बार मार्क्स कैलकुलेट करिए। कट ऑफ का डिक्लेरेशन, देयर इज नो नथिंग लाइक कट ऑफ जो हम डिक्लेयर कर सकते हैं, बट स्टिल 75 पेपर रिलेटिवली इजी था। जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किए हैं वो बच्चे भी बहुत पेपर को इजी समझ रहे हैं, इजी कह रहे हैं, तो दैट मीन्स कट ऑफ कैन बी लिटिल बिट हाई, 75 और अराउंड दैट। ओके, सो एक बार मार्क्स कैलकुलेट करिए एंड इफ यू फाइंड एनी इशू कैन ऑलवेज reach us at our number and we will be there to help you and guide you. Thank you very much.